दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 23 जुलाई 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार में खेती करने वाले किसानों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक नीतीश सरकार ने यह फैसला किया है कि साल 2025 तक सीमांचल, मिथिलांचल, पटना समेत बिहार के सभी जिलों में हर खेत तक सिंचाई के लिए पानी पहुंचाया जाएगा। जहां खबर के अनुसार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत हर खेत तक सिंचाई का पानी निश्चय योजना की समीक्षा बैठक की है। इस बैठक के दौरान उन्होंने नदियों को आपस में जोड़ने की दिशा में तेजी के साथ काम करने के निर्देश दिए हैं। सीएम नीतीश कुमार ने अधिकारियों को आदेश देते हुए कहा है कि हर हाल में साल 2025 तक बिहार के हर खेत में सिंचाई का पानी पहुंचाएं। इसके लिए सभी तरह के जरूरी कदम को जल्द से जल्द उठाया जाए ताकि किसानों को खेती करने में किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। यह हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने के लिए जल संसाधन विभाग को 2 भागों में बांटा गया है। बाढ़ प्रबंधन और सिंचाई कार्य के लिए 2 भागों में बांटने से काम में तेजी आ रही है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि अभियंताओं के साथ बैठक करके इस काम को जल्द से जल्द पूरा करें। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के पटना, पूर्णिया, नालंदा, मुंगेर समेत बिहार के सभी जिलों में सोलर प्लांट लगाने पर बिहार सरकार के द्वारा अनुदान दिया जाएगा। जी हाँ, इसको लेकर के तैयारियां शुरू कर दी गई है। खबर के अनुसार बिहार के अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, पटना, नालंदा, मधेपुरा, भोजपुर समेत बिहार के सभी जिलों के निजी परिसरों में रूफटॉप सोलर पावर प्लांट लगाने को लेकर के आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। अब कोई भी व्यक्ति निजी परिसर में 1 से 10 किलोवाट, जबकि हाउसिंग सोसाइटीज में 500 किलोवाट का सोलर प्लांट लगा सकते हैं। आपको बता दूं कि अधिक क्षमता के सोलर पावर प्लांट लगाने पर 45% का अनुदान दिया जाएगा, जबकि 3 किलोवाट तक सोलर पावर प्लांट लगाने पर 65% तक का अनुदान दिया जाएगा। इसको लेकर के दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार आज अनुदान के लिए ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। साउथ बिहार और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू होगी। तो दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में आए दिन भ्रष्टाचार की पोल खोलने की खबरें सामने आती रहती है। यह ताजा मामला बिहार में विशेष भूमि सर्वेक्षण के लिए हुई अमीन की बहाली में धांधली का है। बताया जा रहा है कि राजस्व और भूमि सुधार विभाग में बहाली के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। दरअसल राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने बड़े पैमाने पर संविदा के आधार पर अमीन और कानूनगों की बहाली की थी ताकि सर्वे कार्य में तेजी लाया जा सके। सूत्रों की माने तो फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अमीनों की बहाली हुई है। यह फर्जी दस्तावेजों का खुलासा होने के बाद आनंद फानन में अमीन और दूसरे बहाली में दिए गए दस्तावेजों की जांच का आदेश दे दिया गया है। सर्टिफिकेट की जांच के बाद फर्जीवाड़े सामने आने पर बहाल किए गए लोगों को बर्खास्त किया गया है। इसके साथ ही कार्रवाई की डर से पहले ही कई पदधारकों ने इस्तीफा दे दिया है। इस मामले में कई आरोपियों पर फर्जी दस्तावेज के आधार पर बहाली की शिकायत करते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक मौसम विभाग ने आज बिहार के पटना, भागलपुर, समस्तीपुर समेत 13 जिलों में तेज बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार आज पटना, भागलपुर, समस्तीपुर, लखीसराय, मुंगेर, बेगूसराय, खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल और जहानाबाद जिले में तेज बारिश के साथ साथ वज्रपात होने की भी संभावना जताई गई है। आपको बता दूं कि बिहार के अधिकतर हिस्सों में पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी हवाओं का प्रवाह बना हुआ है, जिसे ध्यान में रखते हुए मौसम विभाग ने पटना, भागलपुर, समस्तीपुर समेत 13 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है तथा लोगों को सावधान रहने की अपील की गई है। मौसम वैज्ञानिकों ने जानकारी देते हुए कहा है कि आज बिहार के इन जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। साथ ही साथ कुछ स्थानों पर आसमानी बिजली भी गिर सकती है। इसलिए खराब मौसम के दौरान घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकलें और ऊंचे पेड़ या फिर बिजली के पोल से दूर रहें। दोस्तों बात करते हैं कि एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को भारत का 15वां राष्ट्रपति चुन लिया गया है। जी हाँ, उन्होंने मुकाबले में विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को मात दी। मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल
कल यानी कि 24 जुलाई को खत्म हो रहा है। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद पर पहुंचने वाली देश की पहली आदिवासी और दूसरी महिला है। जब वह 25 जुलाई को शपथ लेगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश की राष्ट्रपति की सैलरी कितनी होती है, जहाँ उन्हें क्या क्या सुविधाएं मिलती है और भत्ते कितने मिलते हैं? तो चलिए हम आपको अभी बताने जा रहे हैं। तो बात करते हैं कि अक्टूबर 2018 में भारत की राष्ट्रपति की सैलरी 1.5 लाख रुपए से बढ़कर 5 लाख रुपए प्रति माह हो गई थी। उन्हें मेडिकल और हाउसिंग जैसी सुविधाएं मिलती है। इसके अलावा जब उनका कार्यकाल खत्म हो जाता है तो फिर 1.5 लाख रुपए प्रति माह पेंशन मिलती है। जब पेंशन के तौर पर 1.5 लाख रुपए महीने मिलती है। राष्ट्रपति को 5 लाख रुपए महीने तनख्वाह मिलती है, जो पूरी तरीके से टैक्स फ्री होता है। यानी कि जो भी पैसे मिलते हैं सब अपने जेब में रख सकते हैं, एक पैसे टैक्स देने की जरूरत नहीं है। उनका मेडिकल ट्रीटमेंट और जांच फ्री होती है। रायसीना हिल्स पर राष्ट्रपति भवन में भारत के महामहिम रहते हैं। राष्ट्रपति भवन 320 एकड़ में फैला है, जिसमें 340 कमरे हैं। आने जाने के लिए राष्ट्रपति को एक विशेष कार मर्सिडीज बेंच S600 मिलती है। राष्ट्रपति भवन के कर्मचारियों की सैलरी के लिए भी भारी भरकम बजट आवंटित होता है। राष्ट्रपति को 2 लैंडलाइन फोन और 1 मोबाइल मिलता है, जो फ्री होता है। राष्ट्रपति की सिक्योरिटी भी काफी सख्त होती है। राष्ट्रपति के अंगरक्षक उनके साथ नजर आते हैं। राष्ट्रपति के बॉडीगार्ड्स को प्रेसिडेंशियल बॉडीगार्ड्स कहा जाता है, जिनकी संख्या 86 होती है। सहयोगियों के साथ राष्ट्रपति मुफ्त हवाई और रेल का सफर कर सकते हैं। गौरतलब है कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग सोमवार को देश भर में सुबह 10 बजे शाम 5 बजे तक हुई थी और नतीजों का ऐलान गुरुवार 21 जुलाई को हुआ था, जिसमें से द्रौपदी मुर्मू नई राष्ट्रपति चुनी गई है। और दोस्तों बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से 13 अगस्त से 15 अगस्त के बीच अपने अपने घरों में राष्ट्र ध्वज फहरा करके हर घर तिरंगा मुहिम को मजबूत करने की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के जरिए कहा है कि ये मुहिम तिरंगे के साथ हमारे जुड़ाव को गहरा करेगी। उन्होंने जिक्र किया है कि 22 जुलाई 1947 को ही तिरंगे को राष्ट्र ध्वज के रूप में अपनाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हम आज उन सभी लोगों के साहस और प्रयासों को याद करते हैं, जिन्होंने उस समय स्वतंत्रता भारत के लिए एक ध्वज का स्वर्ण देखा था। जब हम औपनिवेशिक शासन के खिलाफ लड़ रहे थे, हम उनके सपने को पूरा करने और फिर उनके सपनों के भारत का निर्माण करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस साल जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो फिर आइए हर घर तिरंगा आंदोलन को मजबूत करें। 13 अगस्त से 15 अगस्त के बीच अपने घरों में तिरंगा फहराए या फिर प्रदर्शित करें। यह मुहिम राष्ट्र ध्वज के साथ अपने जुड़ाव को गहरा करेगी। पीएम मोदी ने तिरंगे को राष्ट्र ध्वज के रूप में अपनाने से संबंधित आधिकारिक संवाद की जानकारी भी ट्विटर पर शेयर की है। उन्होंने भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा फहराए गए पहले तिरंगे की तस्वीरें भी ट्वीट की है। सरकार ने भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर हर घर तिरंगा मुहिम शुरू करने की योजना बनाई है। केंद्र सरकार के हर घर तिरंगा अभियान के तहत अगले महीने 3 दिनों तक देश भर में 20 करोड़ से अधिक घरों पर तिरंगा फहराया जाएगा। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि कार्यक्रम के तहत 13 से 15 अगस्त तक जन भागीदारी से घरों के ऊपर तिरंगा फहराया जाएगा और सरकारी एवं निजी प्रतिष्ठान भी इसमें शामिल होंगे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के जमुई जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ भाई बहन ने आपस में शादी कर ली है। दरअसल सोनो थाना क्षेत्र के ओरिया गांव में एक युवक निरंजन दास की शादी तय हुई थी। ये खबर मिलते ही झारखंड की एक लड़की जमुई पहुंच गई और कहने लगी कि लोरंगी दास उसका प्रेमी है। जब वह उससे शादी करने की जिद करने लगी, गांव वालों ने और पुलिस ने मिलकर के रात में ही दोनों की शादी करा दी। यह शादी के बाद पता चला है कि लड़का और लड़की रिश्ते में भाई बहन है। जब विवाह के बाद लड़का और उसके परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस ने जबरन शादी करा दी है। जी हाँ, जानकारी के अनुसार जमुई जिले के सोनो थाना इलाके में स्थित एक गांव में ग्रामीणों ने प्रेमी युगल की शादी करवा दी। जब प्रेमी जोड़ा रिश्ते में भाई बहन लगते हैं। इन दोनों का प्रेम प्रसंग बीते कई सालों से चलता आ रहा था। जब मामला तब सामने आया जब झारखंड के गिरिडीह के भेलवा घाटी की रहने वाली प्रेमिका शादी की जिद लेकर के प्रेमी के घर जमुई जिले के सोनो थाना के ओरिया गांव पहुंच गई। इससे पहले प्रेमिका पुलिस के पास जाकर भी गुहार लगा रही थी कि कई बार उसने शारीरिक संबंध बना चुका है और उसकी प्रेमी उसे धोखा दे रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में सहरसा में कथित तौर पर एक महिला ने पुलिस में नौकरी लगते ही अपने पति को पहचानने से इनकार कर दिया। जहां अब पति इंसाफ के लिए दर दर भटक रहा है। इस मामले में पीड़ित ने समस्तीपुर के एसपी को आवेदन दिया है। राजेंद्र कुमार नाम के शख्स ने बताया है कि लड़की रजनी कुमारी से उसकी मुलाकात हवाई अड्डा मैदान में हुई थी, जहां दोनों दौड़ लगाने जाते थे। जहां शख्स ने बताया है कि रजनी बिहार पुलिस की तैयारी कर रही थी और वह आर्मी की तैयारी कर रहा था। इस दौरान दोनों के बीच प्रेम हो गया
और फिर दोनों ने साथ जीने मरने की कसम खा ली। युवक ने बताया है कि शादी से पहले शहर के नया बाजार में 4 महीने साथ भी रहे, जिसके बाद पिछले साल ही परिवार वालों की रजामंदी से दोनों ने शादी रचा ली। सहरसा के मटेश्वर धाम मंदिर में उसकी शादी करवाई गई। शादी होने के बाद जब पत्नी को बिहार पुलिस से ज्वाइनिंग लेटर आया, यानी कि बिहार पुलिस में नौकरी लगी, तो वे पैसों की मांग करने लगी। पीड़ित राजेंद्र ने बताया है कि वे अपनी पत्नी के पीछे तब तक 14 से 15 लाख रुपए खर्च कर चुका था। जब बाद में वे ट्रेनिंग के लिए चली गई और जब वह उससे मिलने गया तो फिर उसकी पत्नी ने पहचानने से ही इनकार कर दिया। आरोप है कि जब युवक दोबारा ट्रेनिंग सेंटर गया तो फिर उसकी पत्नी ने एक सिपाही के जरिए उसे डांट डपट करके भगा दिया। जब पीड़ित के मुताबिक उस दौरान उसकी पत्नी ने वादा कर दिया था कि वह ट्रेनिंग खत्म होने के बाद उसके साथ रहने आ जाएगी। पीड़ित ने कहा है कि ट्रेनिंग खत्म होने के बाद जब पत्नी गांव आई तो फिर उसने पंचायत बुला ली और 4-5 लोगों को बैठा करके बोली ही कि वे अब पति के साथ नहीं रहेगी। इसी बीच राजेंद्र ने समस्तीपुर के पुलिस अधीक्षक यानी कि समस्तीपुर के एसपी के पास भी आवेदन दिया ताकि उसे इंसाफ मिल सके, क्योंकि उसकी पत्नी उसी जिले के पटोरी थाने में तैनात है। दोस्तों, बात करते हैं कि 19 महीने में बिहार में 14 करोड़ कोविड रोधी टीके देने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। इनमें 7 करोड़ 18 लाख डोज पहली है, जबकि 6 करोड़ 33 लाख लोगों को दोनों डोज दी गई है। 14 करोड़ टीके का लक्ष्य हासिल करने के बाद विभाग ने जिलेवार रैंकिंग जारी की है। इसमें पटना, पूर्वी चंपारण और गया जिले पहली, दूसरे और तीसरे पायदान पर हैं। अब विभाग का सर्वाधिक ध्यान लोगों को सतर्कता डोज देने पर है। लक्षित 8 करोड़ लोगों में से अब तक 58 लाख को सतर्कता डोज दी जा चुकी है। जी हाँ, केंद्र सरकार की अनुमति के बाद बिहार में 16 जनवरी 2021 से टीकाकरण का अभियान शुरू हुआ था। शुरुआती दौर में सिर्फ स्वास्थ्य कर्मियों और फिर उसके बाद फ्रंट लाइन वर्कर के लिए टीके की स्वीकृति किए गए थे। समय के साथ 18 से 45 साल की और उससे ऊपर की उम्र के लोगों के लिए भी टीके दिए गए हैं। जब बिहार पहला प्रदेश बना है जिसने राज्य के नागरिकों को फ्री में कोविड टीके देने का फैसला किया। केंद्र सरकार ने 12 साल से ऊपर की आयु के बच्चों के लिए भी टीके स्वीकृत किए गए। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में अवैध बालू खनन के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई किया है। खनन एवं भूतत्व मंत्री जनक राम ने आज बताया है कि जनवरी से जून तक 4780 प्राथमिक दर्ज की गई है। सबसे अधिक 1029 FIR सारण जिले में हुई है। जहाँ दूसरे नंबर पर रोहतास में 981 FIR हुए हैं। वहीं 97 पोकलेन, 45 JCB, 149 हाईवा, 2143 और 5880 ट्रैक्टर जब्त किए गए हैं। साथ ही उन्होंने तेजस्वी यादव के द्वारा द्रौपदी मुर्मू पर दिए गए बयान पर कहा है कि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं शिक्षा के अभाव होने के कारण उन्होंने इस तरह के बयान दिए थे। जब मंत्री जनक राम ने कहा है कि जब से मुझे खनन एवं भूतत्व विभाग की जिम्मेदारी संभाली मिली है तब से विभाग में कई कार्य किए गए हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में मानसून का सिस्टम एक बार फिर से शुरू हो गया है, जिसके कारण अगले 2 दिनों तक बिहार के मुंगेर, नवादा, बेगूसराय, समस्तीपुर समेत 7 जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। इसको लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग द्वारा मिली जानकारी के अनुसार आज बिहार की खगड़िया, मुंगेर, नवादा, बेगूसराय, समस्तीपुर, भोजपुर और पश्चिमी चंपारण के कई स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है, जहाँ वहीं कुछ इलाकों में आसमानी बिजली गिरने की भी संभावना है। आपको बता दूं कि मौसम विभाग ने बिहार के इन सभी जिलों में रहने वाले लोगों को मेघ गर्जन और भारी बारिश के कारण सुरक्षित स्थान पर रहने की सलाह दी गई है। साथ ही साथ बड़े पेड़ पौधे तथा बिजली के खंभों से दूर रहने को कहा गया है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक पटना जिले में 1 अगस्त से जमीन फ्लैट की रजिस्ट्री बदल जाएगी। यहां अब जमीन की रजिस्ट्री मॉडल डीड के माध्यम से किया जाएगा। इसको लेकर के दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। खबर के अनुसार पटना जिला निबंधन कार्यालय में जमीन फ्लैट की रजिस्ट्री के लिए 7 काउंटर बनाए गए हैं। जमीन की रजिस्ट्री के लिए आपको सबसे पहले इन काउंटर पर जमीन फ्लैट के दस्तावेजों को पहचान पत्र लेकर जाना होगा। आपको बता दूं कि इस काउंटर पर आपका मॉडल डीड तैयार किया जाएगा। इसके साथ ही जमीन या फिर फ्लैट की रजिस्ट्री में होने वाले खर्च का चालान किया जाएगा। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में पटना, मुजफ्फरपुर, गया, बक्सर समेत बिहार के सभी जिलों में मंदिरों का सर्वे किया जाएगा। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि सर्वे के बाद मंदिरों की घेराबंदी होने से श्रद्धालुओं को काफी सहूलियत होगी और मंदिर का जमीन भी अतिक्रमण मुक्त रहेगा। खबर के अनुसार बिहार के जितने भी मंदिर है उन सभी मंदिरों की घेराबंदी के लिए सर्वे का काम किया जाएगा। साथ ही साथ मंदिरों की पूरी डिटेल्स एकत्रित की जाएगी। आपको बता दें कि 4 दीवारी के लिए उन सभी मंदिरों का सर्वेक्षण कराया जाएगा जहाँ श्रद्धालु
श्रद्धालु पूजा करने पहुंचते हैं। आपको बता दें कि बिहार में साल 2016 से ही 60 साल से अधिक पुराने मंदिर जो धार्मिक न्याय परिषद से जुड़े हुए हैं उनकी 4 दीवारी के निर्माण किया जाएगा, लेकिन अभी भी राज्य के कई मंदिर ऐसे हैं जिनकी 4 दीवारी नहीं बन पाई है। मिली जानकारी के अनुसार सरकार जल्द ही मंदिरों की 4 दीवारी का निर्माण कराएगी। यह सरकार ने इससे पहले मंदिर के नाम जितने भी जमीन है उसकी खरीद बिक्री पर रोक लगा दी गई है। ये जमीन उस मंदिर के भगवान के नाम पर किया जाएगा। तो दोस्तों बात करते हैं कि आज के वर्तमान समय में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले लोग हर फील्ड में अपनी टैलेंट का लोहा मनवा रहे हैं। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में 25% IPS ऑफिसर ऐसे हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। खबर के अनुसार बिहार के कुल IPS में 25% इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं। हालांकि इसमें से ज़्यादातर लोगों ने IIT से BTech किया है और फिर UPSC के तहत IPS ऑफिसर बने हैं। जब पूर्व DIG विकास वैभव ने भी IIT से BTech किया है। आपको बता दें कि बिहार में कुल IPS में 50 ऐसे हैं जिन्होंने PG तक की पढ़ाई की है। जब बिहार में डायरेक्ट और प्रोन्नति से IPS बने अधिकारियों में सबसे ज़्यादा इंजीनियर है, जब वहीं 6 IPS ऑफिसर ऐसे भी हैं जिन्होंने MBBS की पढ़ाई की है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार में डायरेक्ट और प्रोन्नति से 220 IPS बने हैं, जिसमें से 56 इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है। इन्होंने देश के अलग अलग इंजीनियरिंग कॉलेजों में BTech की पढ़ाई की है। इस तरह से IPS में इंजीनियरों का दबदबा है। तो दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के बक्सर से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बक्सर जिले के रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की तैयारी की जा रही है। इसको लेकर के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखा है। जहाँ CM नीतीश कुमार ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को लिखे गए पत्र में कहा गया है कि रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन का नाम बाबा बरहोश्वरनाथ रेलवे स्टेशन किया जाए। उन्होंने कहा है कि ब्रह्मपुर प्रखंड में बाबा बरहोमेश्वरनाथ मंदिर है जो भगवान शिव का अति प्राचीन मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि इसे भगवान ब्रह्मा ने बनाया था। आपको बता दूं कि इस मंदिर में दूर दूर से लोग भगवान शिव के दर्शन करने आते हैं। ये मंदिर मनोकामना लिंग के रूप में माना जाता है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के पटना, पूर्णिया और गया में 32 पदों पर वैकेंसी निकली है। इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिस जारी किया गया है। अगर आप यहां नौकरी करना चाहते हैं तो फिर आप प्रकाशित नोटिफिकेशन को अच्छी तरीके से पढ़ लें और आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करें। जहाँ पद के नाम के बारे में बात करें तो जूनियर एसोसिएट, योग्यता के बारे में बात करें तो स्नातक, BTech आदि। नौकरी करने का स्थान के बारे में बात करें तो पटना। आवेदन करने की अंतिम तिथि के बारे में बात करें तो 31 जुलाई 2022। आधिकारिक वेबसाइट के बारे में बात करें तो https://www.iitp.ac.in/। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में 4 सीटों पर जीत दर्ज करने वाली विकासशील इंसान पार्टी यानी कि VIP के विधानसभा और विधान परिषद में एक भी सदस्य नहीं है। इस बीच पार्टी अब बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड में अपना कदम बढ़ाने जा रही है। VIP प्रमुख और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने इसी सप्ताह अपने 2 दिवसीय झारखंड दौरे के क्रम में कार्यकर्ताओं की बैठक करके प्रदेश कमेटी का गठन कर दिया। VIP ने प्रोफेसर राजकुमार चौधरी को प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी है। बताया जाता है कि प्रोफेसर राजकुमार चौधरी झारखंड के पूर्व CM और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की PM रह चुके हैं। इसके अलावा भी कमेटी के कई पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। आपको बता दूं कि पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में VIP ने 4 सीटें जीती थी और मुकेश सहनी को BJP ने अपने कोटे से विधान परिषद भेज करके मंत्री बनाया था। इस दौरान VIP उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी मुकाबला करने जा पहुंची। उत्तर प्रदेश चुनाव में तो VIP को कुछ भी हासिल नहीं हुआ, लेकिन BJP और VIP के रिश्ते में कटुता आ गई। जब बिहार में VIP के सभी विधायक BJP में शामिल हो गए और मुकेश सहनी को भी मंत्री पद से हाथ धोना पड़ा। दोस्तों बात करते हैं कि अग्निपथ योजना का पूरे देश में जबरदस्त विरोध हुआ है। जब युवाओं के इस योजना के आक्रोश के चलते पूरे देश में 2000 से भी अधिक ट्रेनें महज एक हफ्ते में कैंसिल कर दी गई थी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में बताया है कि अग्निपथ योजना के विरोध के चलते 2132 ट्रेनों को रद्द करना पड़ा था। राज्यसभा में एक लिखित जवाब में उन्होंने कहा कि 15 जून से 23 जून के बीच 2132 ट्रेनें रद्द कर दी गई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि सशस्त्र बलों में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना शुरू
करने के बाद हुए आंदोलन के परिणाम स्वरूप सार्वजनिक अवस्था के कारण रेल सेवाओं के बाधित होने के कारण यात्रियों को कितनी राशि दी गई, इसका कोई डेटा अलग से उपलब्ध नहीं है। हालांकि 4/6/2022 से 30/6/2022 की अवधि के दौरान ट्रेनों के रद्द होने और फिर अग्निपथ योजना के खिलाफ आंदोलन में रेलवे संपत्ति के नुकसान विनाश के कारण 259 करोड़ रुपए के नुकसान के कारण लगभग 102 करोड़ का कुल रिफंड दिया गया था, जहां अग्निपथ योजना के कारण रद्द कर दी गई सभी प्रभावित ट्रेन सेवाओं से बहाल कर दिया गया है। दोस्तों, पिछले दिनों झारखंड के मुस्लिम बहुल इलाके में एक सरकारी स्कूल में प्रार्थना में बदलाव और हाथ जोड़कर के प्रार्थना के नियम को बदल दिया गया था। इसके बाद राज्य के करीब 100 स्कूलों में रविवार के बदले शुक्रवार को छुट्टी देने की भी बात सामने आई थी। झारखंड के बाद अब बिहार के मुस्लिम बहुल जिले किशनगंज से भी ऐसा ही मामला सामने आया है। किशनगंज जिले के 19 सरकारी स्कूलों में मदरसा राज चलता है। इन स्कूलों में बिना किसी सरकारी आदेश के रविवार के बदले शुक्रवार को छुट्टी रहती है और रविवार को स्कूलों में पढ़ाई होती है। जानकारी के मुताबिक इन स्कूलों में मुस्लिम समुदाय के छात्रों की संख्या अधिक होने के कारण लंबे समय से यह परंपरा चली आ रही है। किशनगंज जिले के 19 ऐसे स्कूल हैं जहां शुक्रवार को छुट्टी रहती है और रविवार को पढ़ाई होती है, जिसमें किशनगंज शहर के लाइन उर्दू स्कूल, उत्क्रमित मध्य विद्यालय लाइन करबला, उत्क्रमित मध्य विद्यालय महेश बतना, मध्य विद्यालय हालामाला और प्राथमिक स्कूल मोतीहारा वेस्ट समेत कई स्कूल शामिल है। सभी 19 स्कूल उर्दू नहीं बल्कि सामान्य स्कूल है। बताया जा रहा है कि मुस्लिम छात्रों की संख्या अधिक रहने के कारण ये स्थापना काल से ही इन स्कूलों में शुक्रवार को नमाज पढ़ने के लिए छुट्टी रहती है। किशनगंज के पूर्व विधायक गोपाल अग्रवाल ने इस पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि शिक्षा को जाति और धर्म से अलग रखना चाहिए। उन्होंने कहा है कि स्कूलों में धर्म के आधार पर छुट्टी देना कहीं से भी उचित नहीं है, सही नहीं है, जायज नहीं है। जब पूरे मामले पर जिला शिक्षा पदाधिकारी सुभाष कुमार गुप्ता ने बताया है कि पुरानी इस परंपरा के मुताबिक अल्पसंख्यक क्षेत्र के स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी रहती है, जबकि रविवार को स्कूल में पढ़ाई होती है। उन्होंने कहा है कि सभी स्कूलों की तरह इन स्कूलों को भी सामान्य रूप से संचालित करने को लेकर के वरीय अधिकारियों से बात की जाएगी। उन्होंने कहा है कि स्थापना काल से ही इन स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी रहती है। सरकार से इस संबंध में कोई भी आदेश नहीं मिला है। दोस्तों, बात करते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा प्रीपैक्ड प्रोडक्ट पर 5% जीएसटी लगाने के बाद आटा, चावल सहित अन्य खाद्य पदार्थ के दाम महंगा हो गया है। दुकानदार द्वारा बढ़े हुए दाम पर ग्राहकों को सामान बेचे जा रहे हैं। पहले 20 किलो के आटा का पैकेट जो 600 रुपये में मिल रहा था, जीएसटी लगाए जाने के बाद अब इसकी कीमत 630 रुपये हो गई है। 25 kg चावल की कीमत जो पहले 1300 रुपये से 1600 रुपये थी, जीएसटी के बाद अब 1400 से 1800 रुपये में मिल रही है। दाल की कीमत में 7 रुपये तक की वृद्धि हुई है। खाद्य पदार्थ में जीएसटी लगाने से घरेलू बजट पर भी असर हुआ है। खास करके गृहिणियों में इसको लेकर के काफी नाराजगी है। चावल, आटा, दाल, सूजी आदि के दाम बढ़ गए हैं। दुकानदार द्वारा पहले से रखे गए खाद्य पदार्थों के पैकेट को 5% जीएसटी जोड़ करके ग्राहकों से कीमत लिया जा रहा है। दुकानदारों पर खरीदारी को आए दिन कई ग्राहक ने बताया है कि 5 किलो के पैकेट पर 5% जीएसटी लगा करके सरकार ने खाद्य पदार्थों की कीमत बढ़ा दी है। इससे लोगों को अतिरिक्त यानी कि ज्यादा आर्थिक बोझ वहन करना पड़ेगा। कटिहार के एक दुकानदार पिंटू कुमार ने बताया है कि सरकार की यदि सूचना जारी होने के बाद 5 किलो लूज पैकेज चावल, आटा, मैदा, बेसन, सूजी पर 5% जीएसटी ग्राहक से लिया जा रहा है। खाद्य पदार्थों की कीमत में बढ़ोतरी हुई है। केंद्र सरकार द्वारा खुले पैकिंग के तहत 5% जीएसटी खाद्य पदार्थों पर लगाने के निर्णय पर लोगों ने नाराजगी जताई है। दोस्तों, बात करते हैं कि सीबीएसई 12वीं की परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। इस परीक्षा में नोएडा की युवाक्षी विग को 500 में 500 अंक मिले हैं। युवाक्षी विग नोएडा में स्थित एमईटी इंटरनेशनल स्कूल से पढ़ाई की है। रिजल्ट सुनते ही छात्र की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। जहां युवाक्षी विग ने मीडिया से बात करते हुए बताया है कि मैंने परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत की थी। मैं चाहती थी कि मेरा रिजल्ट अच्छा आए। अब छात्र दिल्ली यूनिवर्सिटी से साइकोलॉजी में बीए ऑनर्स की पढ़ाई करना चाहती है। रिजल्ट आने के बाद सबसे ज़्यादा खुशी युवाक्षी के पेरेंट्स यानी कि माता पिता को हुई है। जब वहीं एमईटी स्कूल में भी खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। स्कूल के लिए ये किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं है। इतना ही नहीं, इसी स्कूल की छात्रा सुहानी को 499 अंक जबकि
पूर्णिमा को 498 अंक मिले हैं। आपको बता दूं कि इस साल 12वीं की परीक्षा में कुल 92.71% छात्र छात्राएं पास हुए हैं। जब बिहार के परीक्षार्थी की बात करें तो फिर वे अपने रिजल्ट जानने को लेकर के काफी उत्सुक थे। सीबीएसई द्वारा घोषित 12वीं के रिजल्ट में बिहार के केंद्रीय विद्यालय बेली रोड की छात्रा अपूर्वा ने विज्ञान संकाय में 98% अंक प्राप्त किया है। जहाँ वह विद्यालय का अब तक का टॉपर छात्र है। उसे रसायन शास्त्र में 100% अंक मिले हैं। नमामि 97% अंक प्राप्त करके दूसरे स्थान पर है। उसने संस्कृत में 100% अंक प्राप्त किए हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में नकली नोटों की संख्या में काफ़ी इजाफा हुआ है। ऐसे में ग्राहकों और दुकानदारों को ये देखना बेहद जरूरी हो गया है कि कहीं आपके पॉकेट में नकली नोट तो नहीं आए हैं। यह आजकल नकली नोट की छपाई बड़े पैमाने पर हो रही है। मोतिहारी यानी कि बिहार की मोतिहारी के छतौनी थाना की पुलिस ने बिहार में जाली नोट के धंधे करने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। धंधेबाज बिहार के पूर्वी चंपारण मोतिहारी के रहने वाले हैं। जब पुलिस ने मोतिहारी शहर के एक मीट हाउस के पास से धंधेबाज को धर दबोचा है। आपको बता दूं कि धंधेबाज के पास से 8 लाख की भारतीय जाली नोट छापने वाली प्रिंटिंग मशीन और उससे इस्तेमाल होने वाला 3 बंडल कागज और साथ ही साथ लैपटॉप, देसी कट्टा और कारतूस भी बरामद किया गया है। सूत्रों के अनुसार धंधेबाज पिपरा में साइबर कैफे चलाता था और वहीं पर प्रिंटर से जाली नोट छापता था। आपको बता दूं कि पिपरा मार्केट में स्थित इस साइबर कैफे का इतिहास भी दागदार रहा है। धंधेबाज अन्य जिलों से संदिग्ध लोगों से भी ताल्लुक रखता था, यानी कि इन जाली नोटों की छपाई के धंधे में एक बड़े नेटवर्क की आशंका व्यक्त की जा रही है। धंधेबाज नकली नोट छाप करके अलग अलग जिलों में भेजता था। गिरफ्तार हुए धंधेबाज लेन देन का काम करता था। 2 लाख के असली नोट लेने के बाद 5 लाख का जाली भारतीय नोट उपलब्ध कराता था। गिरफ्तार हुए चारों धंधेबाजों से पुलिस टीम पूछताछ कर रही है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में मानसून आते ही वज्रपात का कहर भी शुरू हो जाता है। आज बारिश के साथ ठनका गिरने से 8 लोगों की जान चली गई है। 2 दिन के बारिश में बिजली गिरने से अब तक 16 लोगों की जान चली गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 24 घंटे में ठनका गिरने से सबसे ज़्यादा जान गोपालगंज में गई है, जबकि भोजपुर में 1 और लखीसराय, सिवान और कटिहार में 1-1 लोगों की जान गई है। आपको बता दें कि गोपालगंज जिले के पेंदुआ खास गाँव एक युवक की ठनका गिरने से जान चली गई। वहीं उचका गाँव में एक महिला की जान ठनका गिरने से गई। गोपालगंज जिले के गांव में ही धान रोपने के दौरान ही एक युवक की जान चली गई ठनका गिरने की वजह से। जहां आरा जिले के शहर टाउन इलाके में 2 चचेरे भाइयों का भी ठनका गिरने से जान चली गई। बताया जाता है कि दोनों खेत पर पटवन के लिए मौजूद थे। जहां सिवान के बरहरी गाँव में भी आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला की जान गई। वहीं बात करें लखीसराय और कटिहार की तो फिर यहाँ भी ठनका गिरने से 2 लोगों की जान चली गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वज्रपात से लोगों की जान गंवाने पर शोक जताया है। वहीं बिहार सरकार ने मृत व्यक्तियों को परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने की बात कही है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए पंचायत का सहारा ले रही है। जब बिहार का अधिकतर इलाका ग्रामीण है, जब वहीं ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि ग्रामीण के बीच के होते हैं और उनसे किसानों का रोज का सरोकार होता है। जब गांव-गांव तक पहुंच और किसानों से जुड़े रहने का लाभ बिहार सरकार के प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने में लेना चाहती है। इसी को लेकर के पंचायत के प्रमुख जनप्रतिनिधि यानी कि मुखिया से सरकार प्राकृतिक खेती के महत्व को किसानों से समझाने के लिए कह रही है। इस काम के लिए मुखिया को प्रशिक्षण देने का भी काम शुरू कर दिया गया है। बिहार प्रसार प्रबंधन एवं प्रशिक्षित संस्थान यानी कि बामेती पटना द्वारा बिहार के 38 जिलों के सभी 83 से 87 ग्राम पंचायतों के मुखिया को प्राकृतिक खेती को लेकर के जानकारी दी जा रही है। अभी तक 4701 मुखिया ने ऑनलाइन के माध्यम से आयोजित हो रहे इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में भागीदारी कर ली है। जहाँ ये ट्रेनिंग कार्यक्रम 20 जून से 4 अगस्त तक निर्धारित किया गया है। एक दिन में 4 जिलों के अलग अलग ग्राम पंचायतों के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया जाता है, जहाँ प्रत्येक जिले से औसतन 50 मुखिया हर दिन इसमें भाग ले रहे हैं। अभी तक बक्सर, भोजपुर, गया, औरंगाबाद, कैमूर, जहानाबाद, रोहतास, नालंदा, बांका, भागलपुर, सारण, सिवान, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, वैशाली, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, नवादा, सीतामढ़ी, समस्तीपुर और सहरसा जिले के अलग अलग पंचायतों के मुखिया को प्रशिक्षण दिया गया है। जब मुखिया को प्राकृतिक खेती की जानकारी देने के लिए राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान हैदराबाद द्वारा बिहार के गया, पूर्णिया और कटिहार की उप परियोजना निदेशक को मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित किया गया है। साल 2019-20 में 245 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करके बिहार देश में सबसे ज्यादा उर्वरक उपयोग वाला राज्य बना है।
दोस्तों बिहार के साथ ही देश की राजनीति के लिए अच्छी खबर है। आरजेडी के प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की तबीयत को लेकर के बड़ा अपडेट सामने आया है। दिल्ली एम्स में भर्ती लालू प्रसाद यादव की तबीयत में लगातार सुधार हो रहा है। इसे देखते हुए राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। आपको बता दूं कि लालू प्रसाद यादव पटना के सरकारी आवास में असंतुलित होकर के गिर गए थे। इससे उनके कंधे की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया था। उन्हें तत्काल पटना के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्हें लगातार आईसीयू में रखा गया था। इसके साथ ही उन्हें अन्य स्वास्थ्य से संबंधित समस्या भी परेशान करने लगी थी। सब कुछ देखते हुए उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया था। लेकिन अब लालू प्रसाद यादव की तबीयत में लगातार सुधार हो रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि गरीबी और मुफलिसी के बीच कटिहार के सुक्रांत सिंह ने वो कर दिखाया है जिसकी आज सभी प्रशंसा कर रहे हैं। कटिहार रेलवे स्टेशन पर पिता के साथ चाय बेचने वाले इस युवक ने अपनी कड़ी मेहनत से बिहार पुलिस में जगह बना ली है। सुक्रांत अब दारोगा बन गए हैं, लेकिन उनका इस मुकाम तक पहुंचने का सफर इतना आसान नहीं था। जब सुक्रांत के जीवन में सबसे बड़ी चुनौती 15 साल पहले आई थी। मनिहारा थाना क्षेत्र के मेदिनपुर में परिवार के साथ रहते हुए सुक्रांत पढ़ाई करते थे। खेती बाड़ी था तो आर्थिक परेशानी भी कम थी, लेकिन 2007 में गंगा नदी के भीषण कटाव में उनकी झोपड़ी, खेत खलियान सब कुछ पानी में समा गया, बह गया। विस्थापित परिवार के पास भूखे मरने की नौबत आ गई। जब पूरा परिवार मनिहारी रेलवे स्टेशन के पास आकर के किसी तरीके से जिंदगी बसर करने लगा। जब सुक्रांत के पिता ने जीविकापोर्जन के लिए स्टेशन पर चाय की दुकान खोल दी। धीरे धीरे सुक्रांत ने पिता के काम में हाथ बांटना शुरू कर दिया और फिर चाय बेचने लगे। आर्थिक स्थिति खराब रहने के बावजूद भी सुक्रांत सिंह उर्फ राजीव ने हार नहीं मानी। चाय बेचने के दौरान जो भी समय बचता था उसमें वे यूट्यूब की मदद से पढ़ाई करते थे और आज वे दारोगा बन गए हैं। दोस्तों बात करते हैं कि आज ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए काम की खबर है। आज के दिन रेलवे ने कुल 78 ट्रेनों को रद्द कर दिया है, जब वहीं कुल 13 ट्रेनों को रिशेड्यूल किया है। वहीं आज रेलवे ने एक भी ट्रेन को डाइवर्ट नहीं किया है। इन कैंसिल और रिशेड्यूल ट्रेनों में मेल, प्रीमियम और एक्सप्रेस वे ट्रेन सभी तरीके की ट्रेनें शामिल है। ऐसे में अगर आप आज ट्रेन से ट्रेवल करना चाहते हैं तो फिर आप रद्द और रिशेड्यूल ट्रेनों की लिस्ट को जरूर चेक कर लें और फिर इसके बाद आपको किसी भी तरीके की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक पटना समेत बिहार के सभी नगर निकायों में जल्द चुनाव की घोषणा हो सकता है। इसको लेकर के राज्य निर्वाचन आयोग तेजी के साथ तैयारी कर रहा है। खबर के अनुसार चुनाव आयोग ने बिहार के 230 नगर निकायों में वार्ड गठन का काम पूरा कर लिया है। जब पहले चरण में 144, दूसरे चरण में 80 और तीसरे चरण में 6 नगर निकायों में वार्ड गठन की प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया है। जल्द ही चुनाव की तारीख का ऐलान किया जा सकता है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग के द्वारा अब पोलिंग बूथ के गठन का काम किया जा रहा है। वहीं कई वार्डों में वोटर लिस्ट भी तैयार कर लिया गया है। नगर निकायों में वार्ड गठन और फिर वोटर लिस्ट का काम पूरा होने के बाद निर्वाचन आयोग इसकी तारीखों का ऐलान करेगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना के फुलवारी शरीफ में पीएफआई की आड़ में देश विरोधी गतिविधियों का खुलासा हुआ है। इसके बाद से ही बिहार पूरे देश में दहशतगर्द का नया केंद्र बन गया है। इस पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा है कि बिहार कभी भी दहशतगर्दियों का सॉफ्ट टारगेट नहीं बना है, पर दहशतगर्दियों का कनेक्शन बिहार से जरूर निकल रहा है। उन्होंने कहा है कि बिहार में दहशतगर्दियों के स्लीपर सेल काफ़ी संख्या में मौजूद है, जिसके कारण इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। जब बिहार में बढ़ रही दहशतगर्दी गतिविधियों पर संजय जायसवाल ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता और सभी कार्यकर्ता अच्छे से हैं और सुरक्षित हैं। जो भी घटनाएं पीएफआई को लेकर की हुई है वे पूरे देश के विरुद्ध साजिश का अड्डा बिहार बना है। जब प्रशासन ने उसे तोड़ने का काम किया है, मैं प्रशासन में विश्वास रखता हूं और जो प्रत्येक जिले में इनका टेरर मॉड्यूल बन गया है उसे भी जल्द ही तोड़ा जाएगा। ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश रची जा रही है, भारत को बर्बाद करने के लिए साजिश रची जा रही है। ये बातें डॉक्टर संजय जायसवाल ने कही है। दोस्तों बात करते हैं कि बेगूसराय कोर्ट परिसर में उस समय अजीबोगरीब स्थिति बन गई जब मंडल कारा में बंद एक कैदी जेल की सूखी रोटी को लेकर के जज साहब के पास पहुंच गया। जब उसने जेल में मिलने वाली रोटी को दिखाते हुए जानवर से भी घटिया खाना देने की शिकायत की। दरअसल कैदी राम जप्पे यादव कोर्ट में पेशी के दौरान ही अपने झोले में जेल की दर्जनों रोटी लेकर के पहुंच गया था। कैदी राम जप्पो ने जज साहब को रोटी दिखाते हुए कहा कि हुजूर, यही वह रोटी है जो मुझे खाने के लिए मिलता है। ये
रोटी जानवर भी नहीं खा पाएगा। जेल में कैदियों को जानवरों से भी बदतर खाना खिलाया जा रहा है। जेल प्रशासन कैदी को कच्ची रोटी देती है या फिर जली हुई। इसके बाद कोर्ट परिसर में हरकंप मच गया। DLSA के सचिव ने कोर्ट हाजत प्रभारी से पूछा है कि कैदी के पास रोटी कैसे आई। तब हाजत प्रभारी ने कहा है कि जूनियर वकील ने मुलाकात के दौरान कैदियों को खाने के लिए रोटी का बंडल दिया है। इसके जवाब के बाद कैदी ने जज साहब से कहा है कि मैंने पेपर से लपेट करके झोला में रख करके जेल से रोटी लाया हूँ। दोस्तों बात करते हैं कि अग्निपथ योजना के तहत सेना भर्ती प्रक्रिया में जाति प्रमाण पत्र और धर्म प्रमाण पत्र मांगने पर बवाल मचा हुआ है। इसी बीच सेना ने बयान जारी करके इस मुद्दे पर अपनी सफाई दी है। जहां सेना की ओर से कहा गया है कि ऐसा पहले भी सभी सेना भर्ती में होता था। अभ्यर्थियों को अपना जाति प्रमाण पत्र और धर्म प्रमाण पत्र देना होता था। ऐसा सिर्फ अग्निपथ योजना को लेकर ही नहीं किया गया है। दरअसल RJD नेता तेजस्वी यादव ने सेना भर्ती प्रक्रिया में जाति पूछे जाने पर सवाल उठाया था। उन्होंने ट्विटर पर लिखा था कि आज़ादी के बाद 75 साल तक सेना में ठेके पर अग्निपथ व्यवस्था लागू नहीं थी। सेना में भर्ती होने के बाद 75% सैनिकों की छटनी नहीं होती थी, लेकिन संघ की कट्टर जातिवादी सरकार अब जाति धर्म देकर के 75% सैनिकों की छटनी करेगी। सेना में अब आरक्षण ही नहीं तो फिर जाति प्रमाण पत्र की क्या जरूरत है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।